गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग देवघर फाउंडेशन फ्रेंड। हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मनोज सर। आज हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट में जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज, नॉर्मल इंटीग्रेशन, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, राइट। सो इस चीज को देखते हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग अभी इंडिफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं और इंडिफिनिट इंटीग्रल में 4 मेथड्स होते हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली बुक में एनसीईआरटी में 3 मेथड्स दिए हुए हैं, बट एक और सम स्पेशल इंटीग्रल भी होता है, तो वो भी हमारा एक टाइप ऑफ मेथड ही है। तो इसको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। सबसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके पहले है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट है मेथड्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और फोर्थ है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये 4 हमने सबसे पहले जब पहला चीज देखा नॉर्मल इंटीग्रेशन, उसमें सारे फॉर्मूलाज देखे। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म है, u v w, बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो उस तरह के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में देखा। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के द्वारा, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन के मोड में सवाल रहेगा नहीं, तो हमें कोई भी सवाल ऐसा रहेगा जिनमें हमें सवाल के एक पार्ट को कुछ मानना पड़ेगा और उसको t वगैरह या कोई अदर वेरिएबल मानते हैं, जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ जाता है, तो उसी को हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली देखा जाए तो डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल का ये जड़ है। तो ये जो 2 एक्सरसाइज है 7.2 और 7.3, ये बिल्कुल कोई भी जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या डिफिनिट पढ़ेंगे, तो उन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये हमें काफी ध्यान से देखने की बात है। तो हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहला पार्ट। मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। आप लोग एक बार बस मुझे बता दें कि मेरा जो ये वीडियो है सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट है। साउंड जो लिखा हुआ बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है? यस नो आप इन्फॉर्म मुझे कर दो, बता दो। राइट। सो अब हम लोग आते हैं, जैसे सवाल देखते हैं एक्सरसाइज डायरेक्टली। इसमें ऐसा कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है। सो डायरेक्टली हम लोग, क्योंकि अगर कोई कंसेप्ट रहता है तो मैं पहले आपको उस कंसेप्ट को बताना चाहता हूं, और अगर डायरेक्टली इसमें कुछ है नहीं तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। इसमें इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन है, तो आपका भी सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन फिर भी मैं तकरीबन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको गाइड कर दूंगा, सभी क्वेश्चनों को।
अगर मैं सब क्वेश्चनों को सॉल्व ना भी करूं तो इतना जरूर बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.2, क्योंकि 7.1 हमने कर लिया था, का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, मैंने जैसे कहा कि इंटीग्रेशन में यहां पे गिवन नहीं होगा कि क्या, एक बस क्वेश्चन दे देगा जैसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें अपने आप लिखना है I इक्वल टू इंटीग्रल का साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपने आप ds। तो I इक्वल टू ये साइन और dx ये बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करने के लिए दिया हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब आप यहां पे देखो कि आपके पास दो टर्म है, एक टर्म है 2x और एक टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हमें इसमें एक पार्ट को कुछ मानने की बात है। हम लोग इन जनरल t मानते हैं, तो हमें किसे मानना चाहिए? क्या हम 2x को मानेंगे और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा? क्या हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो हमें 2x मिलेगा, 2x dx मिलेगा? क्या हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को मानना चाहिए? तो ये यहाँ पे बहुत बाइफर्केट छोटी छोटी बातें हैं, आपको अपने आप यूट्यूब पे पता चल जाएगा। मैं आपको सब कुछ गाइडलाइन अभी बताता हूँ। हमें यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानना चाहिए। इससे क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना और जिसको हम t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट पार्ट है, तो इसका बेसिकली 2x और t को हम dt अपॉन dx कहते, dt अपॉन dx कहते, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब ये dx इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। राइट, आपके पास एग्जैक्टली 2x dx मिल गया। तो देन योर I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t, dt अपॉन t। तो ये 1 अपॉन t dt भी इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया log t, log और log के बाद जो कुछ भी लिखते हैं उसको मॉड में लिखते हैं इंटीग्रेशन में। तो log मॉड t और प्लस c मैंने आपको क्या बताया था, एक इंटीग्रल कांस्टेंट होता है जो हमें इंडिफिनिट में देना ही देना होता है ना? क्योंकि मैंने उसका रीजन बताया था कि जब फर्स्ट डे बताया था वीडियो में, तो मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिए थे कि c हम क्यों देते हैं, c का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या वो कोई पार्ट कम हो रहा है, क्या वो कोई पार्ट बड़ा ज्यादा हो रहा है। तो इन सारी चीजों को मैं बिल्कुल क्लैरिफाई तरीके से बताया था कि c हम क्यों देते हैं। सो इंटीग्रेशन में log मॉड c मॉड t और प्लस c, तो 1/t, इसको हम इंटीग्रेशन t का पावर -1 नहीं करते हैं, आपको याद होगा, क्योंकि t मीन्स t का जो पावर है वो 1 होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट log में आएगा। अगर t का पावर 1 छोड़कर कुछ और है, लाइक 2 है, 3 है, 4 है, या फ्रैक्शन में है, हाफ है, 3/2 है, तो ऐसे कंडीशन में हम log नहीं होगा, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव नहीं होता। इन सारी बातों को मैंने क्लियर किया था पहले वाले वीडियो में। तो इस कंडीशन में अगर t का पावर 2 होता तो हम उसको ऊपर ले जाते और t का पावर -2 dt और फिर उसको t का पावर -2 का इंटीग्रेशन करते। राइट, सो ऐसे केसेस में 1/t dt, तो वो log मॉड t हो गया। और t हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, तो log मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं इसमें छोटी छोटी बातें करता हूं। अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर को मानता, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैं डायरेक्टली अगले सवाल में मैं इस स्टेप को जंप कर जाऊंगा, ये जो स्टेप है आपके, मैं इस स्टेप को जंप करूंगा और डायरेक्टली जब क्योंकि ये ज्यादा बहुत यूजेबल स्टेप्स नहीं है। सो हम लोग जब इंटीग्रेशन के मोड में डिफरेंशिएशन करते हैं तो यह लिखना उतना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। हम डायरेक्टली इसको 2x dx इक्वल टू dt, ये वही हो रहा है, लेकिन एक स्टेप हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो वो स्टेप ज्यादा जरूरी पार्ट नहीं है। सो हम जब भी करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं और हमारे पास जो आ गया 2x dx। अगर मान लो हमारे पास यहाँ 3 रहता, अगर हमारे पास यहाँ 3 रहता, 5 रहता, कुछ और रहता,
और हमारे पास यहाँ पे मिला क्या है 2x dx, तो हम यहाँ पे उस 5 को बाहर रखते। अगर यहाँ पे 5x होता तो 5 को बाहर रखते और न्यूमरेटर में हमारे पास x dx बचता। हम यहाँ से x dx का हम लोग रिजल्ट निकालते, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाता। गॉट माई पॉइंट? सो मैं हर बारीकियों को क्लियर करना चाहता हूं सो दैट आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैं फिर दोबारा क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे हमारा अभी तो मिल गया डायरेक्टली 2x dx, न्यूमरेटर में भी 2x dx है, इसलिए उसको सीधे तौर पर हमने dt लिख लिया। बाय द वे अगर यहां पे हमारे पास 5x रहता तो हम यहां पे इस 5 को बाहर रखते और x अपॉन दिस लिखते। तो उस केस में हम लोग क्या करते कि हमारे पास 2x dx का रिजल्ट मिला था, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाता और उस यहाँ पे x dx के बदले में dt बाई 2 पुट करते और जो 5 बाहर रहता तो 5 बाई 2 हो जाता और dt बाई t हो जाता। फिर 5 बाई 2 log t, फिर 5 बाई 2 log दिस, ऐसे कंडीशंस होते। राइट? अब देखो मैंने यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं माना? अगर हम एक्स स्क्वायर को मानते तो क्या होता, अगर हम 2x को मानते तो क्या होता? हम इन बारीकियों पे जाते हैं। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को मानते तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो नो डाउट हमें 2x dx मिल जाता, नो डाउट हमें 2x dx इक्वल टू dt मिलता। लेकिन फिर हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे 2x dx dt अपॉन 1 प्लस टी होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में log 1 प्लस टी होता, तो फिर log 1 प्लस टी किसको मानते? एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट सेम ही आ गया ना, log mod 1 प्लस टी होता और टी हमने किसको माना था? एक्स स्क्वायर को। तो तब भी बात वही बन रहा है, तब भी बात वही बन रहा है। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को खाली मानते तो तब भी रिजल्ट हमारा यही आ रहा है। राइट? अब एक और छोटा सा बात, हम 2x को क्यों नहीं माने? क्या 2x को मानने से क्या होता? तो आप एक छोटी छोटी बातों में जितना भी आप उसके अंदर जा सकते हो, आप उसको अंदर जाकर देखो, और अगर आपको सारी बारीकियां पता चल जाएगा तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि हम 2x को क्यों नहीं माने। तो अगर आप 2x को मानते, लेट 2x इक्वल टू या x इक्वल टू, राइट, मैं कह रहा हूं अगर चलो 2x इक्वल टू टी मानते तो आपको डिफरेंशिएट करते तो क्या आता? 2 dx इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इक्वल टू dt बाई 2। तो dt बाई 2, अब यहां पे आपने 2x, आपके पास 2x को माने था आपने t, तो 2 dx इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इक्वल टू dt बाई 2। तो चलो यहाँ पे dt बाई 2 हो गया और ये t भी हो गया, तो t dt बाई 2 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ तो x स्क्वायर है, यहाँ तो आपके पास 2x है ही नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आपको 2x मानने पर कोई फायदा नहीं होगा। अब मान लो आपने x को माना तो फिर से यही वाले फंक्शंस आ जाएगा t में, तो वो भी फायदा नहीं है। तो कुल मिला के हम इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि हमें 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर को मानना हमारे लिए फायदे की बात है। अगर आप उसको खाली एक्स स्क्वायर मानोगे तब भी यही होगा, और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानोगे तब भी यही होगा। ठीक से समझ में आ गया स्टूडेंट्स? देखा आप लोगों ने? तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चनों पर चलते हैं। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको थोड़ा स्पीड अप पे चलना है, राइट, क्योंकि नहीं तो हम फिर ये एक्सरसाइज या जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी कोशिश है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग, जिसके बाद और आपको अपने आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की, ना किसी और की। बस आपको ये वीडियो को देखना, आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि I इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर और अपॉन x, और ये dx। स्टूडेंट्स फिर हम लोग देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2-3 कह लो ये टर्म है, एक log x है, एक log x का होल स्क्वायर है, और एक x है, या कह लो 1 अपॉन x है। तो ऐसे सिचुएशंस हमारे पास हैं। हमें किसको मानना चाहिए? t, हमें log x को मानना चाहिए। हमें लेट log x
और log x को हम t मानेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt आ गया, और तब ये I इक्वल टू देयरफॉर I इक्वल टू ये हमारा t का स्क्वायर और 1 अपॉन x dx ये dt, और बिल्कुल ये t क्यू अपॉन 3 और प्लस c, और t अपने माना था log x, सो log x का पावर 3 अपॉन 3, ठीक है, और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। अगर आप log x के होल स्क्वायर को मानते तो क्या होता, तो आप देखो यहां पे आप स्ट्रक होते, क्योंकि आपने अगर माना log x का होल स्क्वायर को, ठीक है, इसको अगर आपने t माना, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये x का पावर n, यानी कि x का पावर n x का पावर n माइनस 1, यानी कि ये बेसिकली x स्क्वायर का टर्म है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यानी कि 2 log x, और फिर जिसको आपने x माना उसका एक और बार डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x और इक्वल टू dt, राइट। सो अब आपका हो गया 2 log x अपॉन x और dx इक्वल टू dt, ठीक है स्टूडेंट। 2 log x अपॉन x, फिर आपको यहां पे log x अपॉन x dx इक्वल टू dt बाई 2, राइट। सो देखो आप, अगर आप एक सिंगल log x अपॉन x को लेते हो तो एक और log x आपका बच जाता है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाती है, अननेसेसरी आप एल मुझे मार वाली बात हो जाती है, तो हम वैसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपन लोग अगर यहां पे लेते हो log x अपॉन x, सिंगल log x, एक और log x आपका बचा, तो फिर एक और log x को आपको लिखना पड़ेगा √t, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल अननेसेसरी बर्डन आपको हो गया, बढ़ गया, और आपका सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ x को नहीं मानेंगे। अब आपको लगता है कि आप ये बातें बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कभी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बताते चले जाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमने 1 देखा, 2 देखा, तो एक बेस आपको पता चल गया कि कैसे एक्चुअली हमें करना चाहिए। अब मैं फिर से एक नई बातें बता रहा हूं। यहां पे है जैसे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x। अब देखो x प्लस x log x dx, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं नीचे वाले को t मानूं तो फिर भी बात नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मानकर चलो, अभी आप नोट डाउन इसको नहीं करना है, देखना नहीं है। अगर मैं मानता हूं कि भाई x प्लस x log x को हमने मान लिया, x log x को हमने t मान लिया, 1 मिनट के लिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, और यहां पे u इंटू वी लग गया, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग गया। प्रोडक्ट रूल यानी कि अब फिर बड़ा हो जाएगा कि x को रखे और फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, और फिर log x को रखे x का डेरिवेटिव 1, इतना इंटू dx इक्वल टू dt, और ये आपका 1 प्लस ये नोट डाउन हुआ, ये कट गया, 1 प्लस log x और dx इक्वल टू dt। ये नोट डाउन नहीं करना, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। तो 2 प्लस log x इक्वल टू dt, और ऐसा हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा हमारे पास सिचुएशन है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते। तब आपको IQ अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। आपको सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको वहां पे अपनी इंटेलिजेंसी का थोड़ा अप्लाई करना है। तो इसीलिए कहता है कि आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, या फिलहाल तो मैं अभी हर क्वेश्चन को बताते जाऊंगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में हमें यहाँ पे x कॉमन लेना चाहिए, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में x को कॉमन लेना चाहिए, और जब हम कॉमन लेते हैं
तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस लॉग एक्स। अब बिल्कुल क्लियर है हमारे पास कि 1 प्लस लॉग एक्स को मानेंगे टी। लेट 1 प्लस लॉग एक्स को हमने माना टी। अब इसका डिफरेंशिएट किया तो 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी, और तब ये फिर हो गया आई इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स, ये हो गया डी टी। तो डी टी अपॉन टी, और वो आपने बहुत बेहतर जान चुका है कि log t प्लस सी होता है, और log t हमने क्या माना था 1 प्लस log x, तो log मोड में दिस वन और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एक सेकेंड बस। यस, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, देखो मैंने जैसे कहा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत बहुत जरूरी पार्ट है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप 7.2 और 7.3 आप ढंग से समझ लिए तो आपको इंडिफिनिट में, डिफिनिट में, आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, सब जगह बहुत बहुत यूज में आएगा। ठीक है, और आप कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतर सोच पाओगे कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो इंडिफिनिट का पार्ट है आपको सम स्पेशल इंटीग्रल भी क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी u इंटू v के टर्म में दिया रहेगा वो भी पकड़ में आ जाएगा, आपको पार्शियल फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। लेकिन बहुत ऐसा सिचुएशन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो सम स्पेशल इंटीग्रल हो या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो, उसके भी दो फॉर्मेट हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, वो दिख जाते हैं कि ये इसी मेथड से बनना है, और बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी दिख जाता है क्योंकि नीचे में फ्रैक्शन रहता है, नीचे में फैक्टर्स में होते हैं या नीचे में क्वाड्रेटिक होते हैं, वो रूट्स में होते हैं, क्वाड्रेटिक भी विदाउट रूट के और विथ रूट के होते हैं, तो वो सारी बातें पता चल जाता है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन होते हैं कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाता है, या फिर नहीं आ पाता है कि इसको हम कैसे ब्रेक करें, स्प्लिट करें, कैसे तोड़ें, किसको माने। ठीक है, तो इसीलिए आपको छोटी छोटी बारीकियों को मैं बता रहा हूं और इसको आपको ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन एक्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स मुझे मालूम है आप लोग इसका सही आंसर करोगे कि हमें सर कॉस एक्स को मानना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहना है आपका कि हमें सर कॉस एक्स को मानना चाहिए। कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो आपके पास है साइन एक्स डी एक्स, तो आपके पास साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। तो देन स्टूडेंट ये आपका क्लियर क्वेश्चन था, तो ये साइन एक्स डी एक्स हो गया आपका माइनस डी टी, सो माइनस अब बाहर लगा लो, और ये हो गया साइन टी, कॉस एक्स को आपने टी बोला तो ठीक है, और माइनस और साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी बोला तो ये डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। ठीक है, और वो माइनस माइनस बाहर चला गया तो प्लस हो गया, तो कॉस टी और प्लस सी, और फिर कॉस टी आपने किसको माना कॉस एक्स और प्लस सी, राइट। सो कॉस टी, अगर आपने कॉस एक्स को टी माना तो आपका उसका डिफरेंशिएशन
जो मैंने बोला था जो सी से स्टार्ट होते हैं उसके सारे के डिफरेंशिएशन नेगेटिव आते हैं। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स, आपके पास साइन एक्स डी एक्स है इसलिए वो माइनस डी टी हो गया, ये माइनस, क्योंकि इफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 तो एक्स इक्वल टू -2, तो ये आपका साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो गया। अब ये माइनस साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी बन चुका है और ये साइन टी, तो उसके कॉस टी, राइट। अब साइन टी का जो इंटीग्रेशन है वो प्लस कॉस टी नहीं है, माइनस कॉस टी है, और कॉस टी का जो इंटीग्रेशन है वो साइन टी है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन मतलब उल्टा प्रोसेस है ना। डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पॉजिटिव, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इंटीग्रेशन में उल्टा, ठीक है। तो ये कॉस कॉस एक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मैं चाहूं तो कई सारे क्वेश्चंस छोड़ दे सकता हूं, बट नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए एकदम से परफेक्टली। तो I इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और dx, ठीक है, इंटीग्रल साइन dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप दोनों में, यहाँ पे बिल्कुल आपकी इंडिपेंडेंसी है, आप चाहो तो इसको मान लो, आप चाहो तो इसको मान लो, दोनों चलेगा। इस यहाँ पे मैं आपकी पूरी आजादी है कि आप दोनों में कोई सा भी टर्म को मानो तो दूसरा आ जाएगा। तो अगर हम लेट साइन ए एक्स प्लस बी, अगर आपने ए एक्स प्लस बी इसको आपने टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो वो ए हो जाएगा और इतना डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूं स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन के मोड में हैं, तो इंटीग्रेशन में जब हम डिफरेंशिएशन की बारी आती है, इंटीग्रेशन के मोड में जब हम होते हैं और डिफरेंशिएशन की बारी आती है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमें चेन रूल का इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखना मस्ट नहीं है, राइट। तो यहां पे उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आप ए लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेशन के मोड में हैं और डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास ये आजादी है कि हम उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। बट अगर हम डिफरेंशिएशन में रहेंगे और डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखना चाहिए, ठीक है, और क्योंकि वो चेन रूल अप्लाई हो रहा है। अगर 1 मार्कर का है तो डिफरेंशिएशन में भी आप कर सकते हो, अदरवाइज बनाकर आपको दिखाना है तो आपको इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ उतना लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे cos दिस dx है, तो ये वाला a नहीं है, इस a को उधर ले जाएंगे, तो इट इंप्लाइज दैट cos ax प्लस b dx इक्वल टू dt बाय a। अब स्टूडेंट आपके पास जो बना वो क्या बन गया, साइन दिस इक्वल टू t और इंटू दिस dx इक्वल टू dt बाय a, तो dt बाय a मतलब 1 बाय a आपका बाहर हो गया, वो कांस्टेंट टर्म है, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो t स्क्वायर बाय 2। अब ये हो गया t स्क्वायर बाय 2 और प्लस c, यानी कि 1 बाय 2a, और t आपने माना था साइन दिस, तो साइन स्क्वायर ax प्लस b और प्लस c, ठीक है। अब जो थोड़े बच्चे जिनको दिक्कत हो, मैं आपको थोड़ा छोटा और बेसिक बताता हूं। जैसे साइन x का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग कहेंगे साइन स्क्वायर x, इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये एंगल पे नहीं हो सकता, ये साइन पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे है ये स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं कहेंगे और ना ही इसको साइन एक्स स्क्वायर कहेंगे, राइट। साइन 45 डिग्री का स्क्वायर हम, यानी कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री रहेगा तो इसका मतलब साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, और जो कि 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी जो एवरेज या एवरेज प्लस स्टूडेंट है उनके लिए मुझे ये सब बातें नहीं कहनी है। आप ये मत बताना सर
बहुत ही मतलब कि बेसिक वाली बातें हमें मालूम है, हमने 10th में पढ़ा है। तो देखो स्टूडेंट, हमारा मोटो ऑल 100% स्टूडेंट को कवर करने का होता है, राइट। जो भी इससे बेनिफिशियल हो और जो इसका बेनिफिट उठा सके। हमारा मोटो एक स्पेशल कैटेगरी लेस, मतलब जो 30-40% से बिलो वाला है उसको भी टैकल करने का नहीं है, 40 to 80% वाले को भी नहीं है, और 80% से 100% वाले को भी नहीं है। वो डिपेंड करता है आप पे। आप आओ और हमसे बात करो कि सर मैं तो 90% मार्कर हूं और मेरे को इस पर्टिकुलर पोर्शंस में और ऐसे डिफिकल्टी होती है, तो ठीक है, आप अपना क्वेश्चन भेजो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, है ना। आप एक अब मीडियम स्टूडेंट हो, आप एवरेज हो, 70-80% 60% पे हो, और आपको एक मिडिल लेवल का प्रॉब्लम आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस, आपका वो लेवल पे क्वेश्चंस मेरे से पूछो। और मेरा जो बताने का मकसद होता है, मैं बिल्कुल स्टार्ट करके टॉप तक बताना चाहता हूं, एकदम जिनमें आप सब कोई कवर हो जाओ, सब कोई। जो बेसिक है वो पास हो जाओ, बिल्कुल अच्छा से पास हो जाओ, 50-60% मार्क्स। जो 60-70% है वो 10-20% और ऊपर चले जाओ। और जो बिल्कुल 90% वाले बच्चे हो, उसको भी मैं बातों में ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर देता हूं कि आप उन बातों को फॉलो करो, आप किन क्वेश्चनों को फॉलो करो या किन एग्जाम्पलों को, क्योंकि मैं वो अपने लेक्चर में, अपने स्पीच में, अपने क्लास में वो जरूर बोलता हूं कि जो मेरे अव्वल दर्जे वाले स्टूडेंट को भी फायदा पहुंचाए, ठीक है। तो इन सारी बातों को, तो पूरा कैटेगरी हमें बेस्ड होता है माइंड में कि हमको उन सबको लेके चलना है और उन सबको फायदा पहुंचाना है, राइट। डिपेंड करता है आप कहां एग्जिस्ट कर रहे हो, आप कहां स्टे कर रहे हो, और आपको किस लेवल में हमसे फायदा उठानी चाहिए, ये डिपेंड आप पर करता है। वो हम आपको नहीं बोलने जाएंगे, वो आपके पेरेंट नहीं बोलेंगे। आप चाहो तो कुछ मत फायदा उठाओ, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो हमसे पूरा फुल तरीके से आप फायदा ले सकते हो। हमारे से नहीं, हमारी पूरी टीम से ले सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बोला, हमारी टीम में एक से एक क्वालिफाइड टीचर है और महारत हासिल है सारे सब्जेक्ट्स का। उन सबको मैं पर्सनली इस बात को फील करता हूं, सारे टीचर्स एक से एक हैं, कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी टीचर, इसीलिए। और वो बहुत बेहतरीन सब बातें बताते हैं, आपको फायदा उठाना है, ठीक है। चलो हम अगले स्टेप पे आते हैं। तो अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ax प्लस बी dx। अब इसमें हमें लेट ax प्लस बी को मानना चाहिए। ax प्लस बी इक्वल टू टी, तो a dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt अपॉन a। अब I हो गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी और dt। मैंने कहा था रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ये दोनों बातें बड़ा यूज टू है। तो अब रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट टी का इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इंटीग्रल ऑफ टी का पावर हाफ dt, और इसका मतलब हो गया टी का पावर 3/2, टी का पावर 3/2 और इन बाय 3/2, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी, तो ये हो गया 2/3a, और टी हमारा क्या है, तो ax प्लस बी का पावर 3/2 और प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऐसा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट x प्लस 2।
x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू और dx। अब आप देखो x प्लस टू को t मानो, लेट x प्लस टू इक्वल टू t, तो ये dx इक्वल टू dt। और यहां से एक रिलेशन ले लो x इक्वल टू t माइनस टू, ये 2 उधर चला गया, तो दोनों रिलेशन हमें मिल गया। और इस x को हमने लिखा t माइनस टू और रूट x को लिखा हमने इसको रूट दिस, तो रूट t, ठीक है। x प्लस टू को हमने t माना था रूट t dt, dx का मतलब हो गया dt। अब स्टूडेंट जब भी कोई होल स्क्वायर रहे किसी भी चीज का, यानी कि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, जैसे हमने एक सेकंड नंबर क्वेश्चन में log x का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर वाले टर्म को हम नहीं मानते हैं t, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले को t मानते हैं, ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको दिखाया था। इसी तरह अगर कोई चीज अंडर रूट के अंदर रहे तो अंदर वाले को t मानते हैं, अंडर रूट वाले को नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर आप अंडर रूट वाले को मानोगे तो पहले वो रूट एक्स के फॉर्मेट में चला जाएगा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर 1/2 रूट एक्स है, ऐसा आपके पास सिचुएशन ही नहीं है। यहां पर भी अगर आप रूट अंडर इसको t मानते हो तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट दिस आ जाएगा, वो आपके पास है ही नहीं, तो हम लोग रूट के अंदर वाले को मानते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर वाले को मानते हैं जिसका स्क्वायर हो। ये सब लॉजिक है, इन लॉजिकों पर आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। ये 100% परमानेंट नहीं है कि हर केस में ऐसा ही होगा, लेकिन इन जनरल जो वे है, जो रूल है वो यही है, हम रूट के अंदर वाले को मानते हैं, अब स्क्वायर में अंदर वाले को मानते हैं, और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि दोनों का रीजन मैंने आपको बताया कि क्या होता है। तो अब t माइनस टू और ये रूट t इक्वल टू dt हो गया। अब आप इसको जब करोगे तो स्टूडेंट अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये t का पावर 1 है और t का पावर हाफ, तो t का पावर 3/2, क्योंकि एक्सपोनेंट रूल t का पावर 1 और t का पावर हाफ, तो ये t का पावर ऐड हो गया 3/2 dt, और -2 बाहर होके t का पावर 1/2 dt। और अब आप स्मार्ट हो चुके हो, तो 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/2, क्योंकि 3/2 प्लस 1 5/2, तो ये 2/5, तो 2/5 ये 5/2, ये हो गया 5, ये 5/2, और -2 ये हो जाएगा 3/2, तो 2/3। मतलब अब आप मेरे को जो मैं बोलते जा रहा हूं जल्दी मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने शुरू के सारी बातों में धीरे धीरे सब कुछ बताया, इसलिए अब मैं जो बोल रहा हूं 5/2, 3/2, 7/2 कैसे हो रहा है आप इसको पकड़ रहे होगे, बड़े आराम से पकड़ रहे होगे कि 3/2 प्लस 1, तो ये एक सिंपल सा एलसीएम हो गया, तो 2 एलसीएम हो गया, तो 3 प्लस 2 5/2, तो यहाँ अपॉन में 5/2 है, इसलिए वो 2/5 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 प्लस 1 3/2, तो वो 2/3 हो गया। तो इस कंडीशन में अब आपका फाइनल हो जाएगा 2/5 t का पावर 5/2 माइनस 4/3 t का पावर 3/2 और प्लस c, और फिर आप t का वैल्यू पुट कर दो, तो 2/5 और t है आपके पास x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 और फिर x प्लस 2 का पावर 3/2 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप बिल्कुल इसको समझ रहे हो। मैं थोड़ा आपका रिमार्क्स देख लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। बहुत ही इजी। फिर हम यहाँ पे लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर को मानेंगे t, तो ये हो जाएगा 4x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू dt बाई 4। देयरफॉर I हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन x को x dx वो हमारा dt/4 हो जाएगा, तो 1/4, तो ये हो जाएगा √t dt। ठीक है, और अभी भी हमने √t का कैसे किया वो आपने देख लिया, राइट। तो 1/4 और t का पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा 3/2, तो 2/3 और t का पावर 3/2 प्लस c। फिर ये कट गया, तो 1/6 t हमने माना है 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3/2 और प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट नाइन 4x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये इंटीग्रल का साइन और dx। अगर मैं इसको मानूंगा तो 2x प्लस 1 आएगा, 2x प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूं तो 2x प्लस 1 बन जाएगा। अगर मैं इसको मानूं तो बात नहीं बनेगा 4x प्लस 2 को, तो 4dx, तो सिर्फ उससे dx का वैल्यू निकलेगा, इसका फिर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हम उसको इसमें मानते हैं कि लेट, इसको हम सबसे पहले एक और लाइन लिख लेते हैं कि हमने 2 कॉमन ले लिया और ये हो गया 2x प्लस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx। अब ये 2, अब हम करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम t मानेंगे, तो 2x प्लस 1 और इतना dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो देयरफॉर I इक्वल टू ये वाला 2 तो है ही है, और 2x प्लस 1 dx वो हमारा dt हो गया, और ये हो गया √t। ठीक है, √t dt। और स्टूडेंट हम अभी बार √t का इंटीग्रेशन कर चुके हैं, बस इंटीग्रेशन वही करना है और फिर वैल्यू डालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि √t हमारा बार आ रहा है तो वो आपको पता चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है 1/x माइनस √x। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x माइनस √x dx। तो अब हम √x कॉमन लेंगे, और यहाँ पे √x माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, √x माइनस 1 बन जाएगा, √x कॉमन लेंगे। ये वही वाली बात हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जिनमें x प्लस x log x है, तो x हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस log x बचा, और फिर ब्रैकेट वाली बात को 1 प्लस log x को मैंने t माना। इसी तरह यहाँ पे हम लेट √x माइनस 1 को हम t मानेंगे, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो 1/2 √x और इसका तो 0, इतना dx इक्वल टू dt। तो आपके पास 1/√x है, तो 1/√x dx इक्वल टू 2dt 1/√x dx, ये हो गया 2dt। तो देयरफॉर I इक्वल टू आपके पास बन गया, तो 2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/√x dx, तो ये हो गया dt और बाय t, dt बाई t, तो ये हो गया 2 log t प्लस c, और फिर 2 log आपके पास t क्या था, √x माइनस 1।
ठीक है, और प्लस सी। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बिल्कुल एकदम से। जैसे 7 में x+2 को आपने माना t, इसी तरह x+4 को आप मानोगे t, तो वहां से x = t-4 आ जाएगा, है ना, और dx = dt। तो एग्जैक्टली 7 की तरह ही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, x³ - 1 का पावर 1/3, x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 dx। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। x³ - 1 का पावर 1/3 और x का पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, यहां पे अगर मैं x³ - 1 को लेता हूं t, तो 3x² dx = dt। हमारे पास x² यहाँ पे है ही नहीं, तो फायदा नहीं हुआ। फिर x का पावर 5 को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x का पावर 5 को मानते हैं t, तो 5x का पावर 4 हो जाएगा, वो भी हमारे पास नहीं है। तो इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू इसको हम x³ इंटू x², ऐसे हम x का पावर 5 को लिख सकते हैं। अब लेट x³ - 1 को हमने t माना, तो इसका जब डिफरेंशिएट हो गया 3x² dx = dt, इससे हमारा x² dx = dt/3, x² dx = dt/3, ये आ गया, राइट। अब आप I लिख सकते हो, I 1/3 और x³ - 1 को t अपने माना था, तो यहाँ पे आपका t का पावर 1/3 राइट, और फिर x² dx उसको आपने dt/3, तो 1/3 हो गया यहाँ पे। और इस x³ को यहां से आप x³ का रिजल्ट ले लो, x³ का रिजल्ट हो गया t+1। गॉट माई पॉइंट। हमने x का पावर 5 को क्यों तोड़ा, क्योंकि इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा था, इससे हमें नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने इसको ब्रेक किया। करने के बाद हमने ये लिखा। अब यहाँ पे हम इस पूरी बातों को, मैंने कहा था कि अगर हम डायरेक्टली x³ को माने तब भी बात बन जाएगा, लेकिन ब्रैकेट वाले को मान लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमने x³ - 1 को t माना, तो इससे हमारा एक रिलेशन मिल गया, x³ = t+1। और जब हम डिफरेंशिएट किए तो 3x² dx = dt हो गया, इससे हम x² dx = dt/3 हो गया, तो 1/3, और ये हो गया t का पावर 1/3, और x³ को हम क्या लिख सकते हैं, t+1, t और x² dx को तो हम dt लिख देंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इस t का पावर 1/3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 4/3, तो 1/3 बिल्कुल बाहर है, और इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 4/3 dt, ठीक है, 1/3 + 1 4/3 dt, और प्लस इंटीग्रेशन t का पावर 1/3 dt, t का पावर 1/3 dt। अब ये 1/3 आप चाहो तो दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अब t का 4/3 का जो इंटीग्रेशन है +1 लगाएंगे, और नीचे भी 4/3 + 1, तो वो 7/3, तो ये 3/7 इंटू t का पावर 7/3, और प्लस ये 1/3 बाहर वाला, और ये 4/3 हो जाएगा, तो ये 3/4 t का पावर 4/3, और प्लस दोनों मिलाकर एक सी लिख दिए, ये कट गया, तो ये 1/7 t का पावर 7/3, और प्लस 1/4 t का पावर 4/3, और प्लस सी।
और अब आप t का वैल्यू पुट कर दो। t आपने माना था एक्स क्यूब माइनस 1 को, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 7/3 और प्लस 1/4 और एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 4/3 और प्लस c। तो स्टूडेंट्स आप ये इसको देखो, एक सेकंड के लिए मैं जरा पानी पी लेता हूं, बस एक सेकंड बस। यस स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने बिल्कुल देख लिया और समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल 13, ये एकदम नॉर्मल है क्वेश्चन, ये बड़े आराम से आप लोग से हो जाएगा। वैसे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर होल क्यूब 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब और dx। तो जैसे मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर वाले को मानते हैं, तो बस आप यहां पर भी आप मान लो लेट 2 + 3x क्यूब इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे इसका 0 हो गया और ये हो गया 9x² dx इक्वल टू dt। तो आपको चाहिए x² dx एक्स आपके पास है, तो आप इसको dt/9 कर दो। dt/9 कर दिया आपने। अब आपका I इक्वल टू इंटीग्रेशन x² dx, तो dt/9 तो ये 1/9 और ये dt अपॉन t का पावर 3, तो यानी कि ये हो गया 1/9 और इंटीग्रेशन t का पावर -3 dt। तो ये फिर हो गया 1/9 और t का पावर -3 + 1 यानी -2 अपॉन -2 राइट। तो -2/1 तो 1/2 माइनस और t का पावर -2 ठीक है। तो और प्लस c क्या किया आपने, -3 + 1 तो -2 अपॉन -2 ठीक है, अपॉन -2। तो ये हो गया -1/18 और इंटू 1/t का पावर 2 और t आपने क्या किया तो 2 + 3x क्यूब और का पावर 2 और प्लस c। तो ये सारे बेसिक्स ऐसे ही हैं। अब उसको देखो 14 भी बिल्कुल इजी है। 1/x log x का पावर m, ये भी बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट है क्वेश्चन। वन बाय एक्स log x का पावर m, ठीक है। आपने log x को माना t,
वन बाई एक्स डी एक्स, तो देयरफॉर आई इक्वल टू 1/1 माइनस एम कह लो या माइनस एम, इतना हो गया। और log x का पावर 1 माइनस एम और प्लस सी, डिनोमिनेटर को आप t मान लो तो वो हो जाएगा 8x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt बाई 8, तो बिल्कुल आराम से मिल रहा है। अब आप देखो 16 भी इजी है, फिर भी मैं आपको चलो ई वाला लॉग वाला कई बार बच्चों को दिक्कत आती है तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 भी एकदम डायरेक्ट था। 16 तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर 2x प्लस 3 dx, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट 2x प्लस 3 को आप मानो t, तो 2dx इक्वल टू dt, आपके पास सिर्फ dx है तो dx इक्वल टू dt बाई 2, तो आपका i इक्वल टू निकल गया e का पावर t इंटू dt बाई 2, तो dt और यहाँ पे अपॉन 2, अब ये हो गया 1/2 और e का पावर t का e का पावर t और प्लस c, e का पावर t प्लस c, और t आपका क्या था तो 2x प्लस 3 और प्लस c, यही हो गया। तो कोई ऐसा इश्यूज नहीं है कि लॉग वाले क्वेश्चन ई वाले क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 17 भी बिल्कुल ई का पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी। इंटीग्रेशन x अपॉन e का पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी e का पावर एक्स स्क्वायर dx, तो लेट एक्स स्क्वायर हमारा t है तो 2x dx हो गया dt, इससे हमारा x dx हो गया dt बाई 2, x dx हो गया dt बाई 2। अब ये हो गया x dx dt बाई 2 यानी 1/2 बाहर हो गया, और ये dt अपॉन e का पावर t, तो अब ये आपका 1/2 और e का पावर माइनस t dt, और e का पावर -2 का t का इंटीग्रेशन e का पावर -t अपॉन -1, ठीक है। और फिर ये -1/2 और इंटू e का पावर, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट में हम छोड़ते नहीं है तो e का पावर जो -t था वो नीचे आ गया, e का पावर t हो गया, इतना हो गया, और फिर -1/2 और e का पावर t हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, दिस प्लस c हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये 17 हो गया। फिर देखो बहुत सारे स्टूडेंट को इनवर्स का, लॉग का, एक्सपोनेंशियल का ये सब डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। अब आप 18 नंबर देखो। नंबर देखो, तो 18 है e का पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx, ठीक है। तो लेट 10 इनवर्स x को हमने t माना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो गया, क्योंकि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन से आपके पास ऐसा हो गया, तो i इक्वल टू हो गया e का पावर t और बस dt। अब देखो e का पावर t का e का पावर t हो गया और e इतना हो गया, ठीक है।
तो ई का पावर टी और डी टी। अब ई का पावर टी हो गया तो ई का पावर टी हमारा क्या है 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो 19 और 20 ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल चलते चलते जैसे इसमें एक 12 नंबर मैंने बताया था, एक 7 बताया था, 7 1 मार्कर के लिए है, 12 इंपॉर्टेंट है, फिर 19 इंपॉर्टेंट है, 20th इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सब सवाल थोड़े आपके इंपॉर्टेंट में है, आप उसको बिल्कुल अच्छा से देखो। 19 बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है इस सवाल में। 19 वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि e का पावर 2x को e का पावर x इंटू e का पावर x लिख सकते हैं माइनस 1, और अपॉन इसको e का पावर x प्लस 1। अब e का पावर x कॉमन ले लिए, e का पावर x कॉमन ले लिए, e का पावर x हो गया, और इस वाले में e का पावर माइनस x हो गया। ठीक है, e का पावर 2x को हमने ऐसे लिखा क्योंकि बेस सेम है, x और x 2x बन गया, और e का पावर x अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें e का पावर x है और इसमें नहीं है, इसलिए 1 बाई e का पावर x बन गया, जिसको हम e का पावर माइनस x कहेंगे, और अपॉन e का पावर x कॉमन लिए तो e का पावर x और फिर प्लस e का पावर माइनस x dx। और अब ये दोनों कट गया तो इनमें नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला हमें मिल जाएगा। लेट e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इक्वल टू t। तो e का पावर x और इसका डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस x इंटू माइनस 1। ठीक है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x और e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस x और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1। तो यानी कि ये माइनस e का पावर माइनस x और ये dx इक्वल टू dt, यानी ये पूरा न्यूमरेटर हमें मिल गया। तो I इक्वल टू ये dt अपॉन t, और ये हो गया log t, ये हो गया log mod t प्लस c, और log mod e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x और प्लस c। ये हमारा हो गया 19, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अगर आप 20th करोगे तो 20th भी इसी टाइप का है, नीचे वाला आप मानो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई इशूज नहीं है, सेम क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि नीचे में भी इसको भी हम मानेंगे t, तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, और बाई 2 भी होगा, क्योंकि जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू 2 हो जाएगा, तो वो dx ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर इंटू dx इक्वल टू dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब आप देखो 21 नंबर है 10 स्क्वायर, ये है इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब देखो 10 स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 करते हैं, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ये dx हो गया। ठीक है, 10 स्क्वायर x है, इसको हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 कह दिए, और अब ये इंटीग्रेशन sec स्क्वायर
2x माइनस 3 का सेपरेट माइनस इंटीग्रेशन 1 dx इसका सेपरेट, यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sec स्क्वायर x का होता है 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 10x यानी 10 2x माइनस 3, और जो x का मल्टीपल होता है वो अपॉन में हो जाता है, अपॉन 2, राइट, और माइनस x प्लस c। 10 sec स्क्वायर x क्या है हमारा 2x माइनस 3, तो इसमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो गया, और जो x का मल्टीपल है वो अपॉन हो जाता है, माइनस dx का इंटीग्रेशन x। अब 22 नंबर वाला क्वेश्चन बिल्कुल यही डायरेक्ट क्वेश्चन है, sec स्क्वायर x है तो वो 10 7 माइनस 4x हो जाएगा, और अपॉन माइनस 4, क्योंकि x का मल्टीपल माइनस 4 है, ठीक है। 23 नंबर वाला क्वेश्चन ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x को हम t मानेंगे, तो नीचे वाला हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरा मिल गया, तो डी टी तो टी स्क्वायर बाई 2, राइट, टी स्क्वायर बाई 2 एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 24, जो है I इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस 4 sin x और dx, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, तो ऊपर रहने दो 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 कॉमन ले लो तो 3 cos x प्लस 2 sin x dx, ठीक है। अब लेट डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t, तो इसका जब करेंगे तो 3 और यहाँ पे लग जाएगा माइनस इतना sin x और प्लस 2 cos x इतना dx इक्वल टू dt। तो हमने इसमें 2 ऐसे डायरेक्ट लेते तो नहीं बनता, तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये आ गया। अब डिनोमिनेटर को t माने, उसको डिफरेंशिएशन किए, ऊपर वाला आ गया 2 cos x माइनस 3 sin x आ गया। तो देयरफॉर I इक्वल टू हमारे पास ऊपर वाला यानी dt न्यूमरेटर dt हो गया, और अपॉन ये 1/2 ये बाहर है ही है, 1/2 बाहर है ही है, और ये बन गया t dt अपॉन t। अब बन गया 1/2 log mod t और प्लस c, तो 1/2 log और मॉड हो गया, आपने t किसको माना 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c, ठीक है। तो ये आपका 24 हो गया। 25 में आप क्या करोगे, में आप क्या करोगे, तो I इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और dx। अभी 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो गया, राइट। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब आप लेट 1
माइनस 10x को t मानो तो ये हो जाएगा माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो आपके पास सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो ये माइनस आपका उधर चला गया। तो अब आपके पास बन गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आगे लग गया और डी टी अपॉन टी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में। सो वो आपका ऊपर जाकर बन गया माइनस और t का पावर -2 dt और फिर ये हो गया -1। इतना ये हो गया बेसिकली t का पावर -1 और अपॉन -1 और एक ये माइनस है ये कट गया तो और प्लस c यानी कि 1 अपॉन टी प्लस सी। तो 1 अपॉन टी आपका क्या है, t है आपका 1 माइनस 10x 1 10x और प्लस सी हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये चीजें हैं। अब देखो 26 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रूट एक्स को आप t मान लो तो 1/2 रूट एक्स हो गया dx। आपके पास 1/2 रूट एक्स नहीं है, आपके पास 1/√x है, तो 1/√x dx इक्वल टू 2 dt। तो cos t, ठीक है, और इंटू 2 dt, तो 2 बाहर आकर cos t का हो जाएगा इंटीग्रेशन sin t, तो sin √x हो गया और इंटू 2 है। ठीक है, बन गया ये। अब इनमें भी 27 नंबर भी, ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। 27 नंबर भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट हम 30 तक करके आज फिर रहने देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो 27 हमारे पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x। बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हमने साइन 2x को t माना, लेट साइन 2x को हमने t माना तो बिल्कुल cos 2x और इंटू 2 dx इक्वल टू dt। तो इससे हमारा cos 2x dx इक्वल टू dt/2 आ गया, dt/2 आ गया। तो अब ये हमारे पास i बन गया 1/2 इंटीग्रेशन रूट t dt। ठीक है, और इस तरह से हम सॉल्व कर चुके हैं रूट t का। अब देखो 28 में, 28 भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन एक्स को आप t मानोगे तो cos x dx मिल जाएगा dt, तो dt/√t, फिर यानी t का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन जो बड़े आराम से होगा। अब 29 नंबर देखो आप, नंबर आप देखो, वो कहता है cot x, ये एक ठीक सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। i इक्वल टू cot x log sin x dx। ठीक है, तो आप log sin x को मानो t, लेट log sin x इक्वल टू t। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 sin x इंटू, एक तरह से आप देखना चाहो तो d/dx ऑफ sin x इक्वल टू dt। तो 1 sin x और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x dx इक्वल टू dt, यानी कि cot x dx आपका dt हो गया, cot x dx आपका dt हो गया। तो देन अब i बन गया, i हो गया cot x dx, वो हमारे dt हो गया, log sin x t हो गया, तो t dt, तो ये हो गया t²/2
प्लस सी, तो 1/2 टी स्क्वायर यानी कि log sin x का होल स्क्वायर और प्लस सी, राइट। और अब एक 30th नंबर बिल्कुल इजी, जैसे आपको मैंने 28 बताया, 28 जो था उसी टाइप का 30th नंबर क्वेश्चन है। 30th वो आपको चलो मैं कर देता हूँ, एक ही जैसे क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत इजी। 30th नंबर क्वेश्चन अगर आप करते हो तो इसमें 1 प्लस कॉस एक्स को मानोगे, ठीक है। I इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया डी टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसमें साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी हो गया माइनस लॉग टी। और एक चीज है, अगर लॉग और प्लस सी, लॉग के आगे माइनस लग जाए तो उसको हम लोग प्लस में आंसर छोड़ना चाहिए, तो ये 1 अपॉन टी हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो log m बाई n, तो log m माइनस log n यानी log 1 माइनस log t, और log 1 0 होता है तो अल्टीमेटली माइनस log t ही हुआ। तो अगर कभी भी log के आगे माइनस हो तो हम माइनस में आंसर नहीं छोड़ते हैं, तो उसको प्लस बनाने के लिए ये अपॉन हो जाता है, 1 अपॉन दिस। कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया। तो ये अब ये हो गया log mod 1 अपॉन t, क्या है 1 प्लस cos x और प्लस c। तो स्टूडेंट हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड उठाया और एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, और 1 to 30th नंबर तक हमने आज डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और आगे फर्दर 31 से लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सब ढंग से बिल्कुल समझ गए होंगे, और आप लोग देवघर फाउंडेशन का वीडियो देखना, उसमें जिस किसी टीचर का जो रिक्वायरमेंट आप समझो उसको देखो, उसका कंटेंट को निकालो, उसको स्टडी करो, बहुत यूज़फुल है, बहुत फ़ायदा होगा। और स्पेशली अगर एक एक टीचर का, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, मेरे लिए मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। और मैंने आप लोगों के लिए मेरा YouTube, वैसे तो देवघर फाउंडेशन का भी अपना YouTube चैनल है और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सब कुछ है, बट उसके वहाँ YouTube चैनल में हम लोग दूसरे कंटेंट डाल रहे हैं। वो एक दूसरा प्रोग्राम का कंटेंट है, उसमें टीचिंग वाली कंटेंट्स नहीं है। इसीलिए आपको अगर मेरा कंटेंट आपको देखना है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पे जाओ और आप उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट लिखो, और इसको फिर से हर क्लास में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा YouTube चैनल जो है, YouTube चैनल ये राजहंस ट्यूटोरियल्स ये है, आपको दिख जाएगा। आप कहीं भी सर्च आउट करो, गूगल में भी करो, मुझसे पूछ लो, मैं लिंक भेज दूंगा, है ना। देवघर फाउंडेशन के सभी ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पे हर जगह लिंक अवेलेबल है। तो आप जहाँ से जुड़े हुए हो, आप इस तरह से ऐसे भी अगर आप फाइंड आउट करोगे गूगल में, मुझे व्हाट्सएप करो। ये राजहंस ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल है, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो वही नंबर है। व्हाट्सएप नंबर, मेरा फ़ोन नंबर यही है, 9810843472। तो आप इस नंबर पर अपना मैसेज भी दे सकते हो, इन्फॉर्म, कोई चीज़ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट। फिर हम लोग अगले थर्सडे को मिलते हैं, बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।